सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जिस दिन वोट का रिजल्ट आ रहा था तो हम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे थे और वो जो एक एक वोट जो गिनती में बढ़ रहा था तो वो देखकर बहुत ही अचंभा हो रहा था कि इतने लोग आए और इन्होंने मुझे वोट दिया, अपना यकीन मुझ में जताया। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही बहुत जिम्मेदारी का भी एहसास है। जो आपका एक साल में अनुभव रहा है, तो आप क्या, आपके जहन में क्या कुछ नीतिगत स्तर पर कुछ बदलावों की ज़रूरत है? जो संसद में नए कानून पास हो या इस तरीके से नीतिगत स्तर पे बदलावों की ज़रूरत है, जिससे जो सबसे हाशिए पर लोग हैं उनकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो सके? कोई ऐसा ट्रॉमा सेंटर हो जाए जिससे हमारे लोगों को सुविधा मिले। सब दिल्ली जाते हैं और दिल्ली वालों के लिए भी मुश्किल हो जाती है क्योंकि एम्स ओवरबर्डन्ड है। मेरी कोशिश यही रहती है कि जब जिसको मेरी ज़रूरत होगी, अगर आज मुसलमानों को मेरी ज़रूरत है तो मैं उनके लिए आवाज़ उठाऊंगी। अगर कल किसी बिरादरी को मेरी ज़रूरत है, कोई भी बिरादरी हो, जब मैं बैठती हूँ, चाहे मैं किसी भी क्षेत्र में हूँ, तो महिलाएं एक बड़े नंबर में आती हैं। मुझे लगता है महिला होने के नाते शायद वो अपने आप को सहज महसूस करती है मेरे पास आने में। तो और अब ऐसा होने लगा है कि कई बार उनके जो घर के काम होते हैं तो घर के जो मर्द हैं वो महिलाओं को आगे करते हैं कि शायद मैं उनकी बात ज़्यादा सुनूंगी। एक देश के हालात, वहाँ की महिलाएं और वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, सबसे ज़्यादा वो गवाही पेश करते हैं कि देश के किन हालातों में है। जो मुख्य धारा की मीडिया है और जो आज की सरकार है, कहीं ना कहीं सारे मुद्दे लाकर मंदिर, मस्जिद, गाय और हिंदू मुस्लिम पर आके सीमित रह गए हैं, जबकि बहुत बड़े बड़े सवाल हमारे लोगों के सामने हैं। जब भी इस देश में इस तरह की कोई बात होती है तो सबसे ज़्यादा अपनी देशभक्ति का उदाहरण मुसलमान को देना पड़ता है। उनको कटघरे में खड़ा किया जाता है। रेलवे के लिए मेरे सबसे ज़्यादा चिट्ठियाँ अगर कहीं गई हैं तो रेलवे विभाग में गई हैं। मैंने मंत्री जी से कई बार कहा कि डीपीआर बन चुकी है हमारे यहाँ पे मेरठ और पानीपत की रेलवे लाइन की, वो आज तक उस डीपीआर का क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस हुई, कोई जवाब हमें उसमें नहीं मिला। पानीपत और कैराना के बीच में जो यमुना घाट है, उसकी अगर हम उसका सौंदर्यीकरण करा सकें, वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं और कई बच्चे डूबते हैं। तो बहुत अफसोस की बात है, महिलाएं, बच्चे, कोई वहाँ पे उस तरीके से प्रावधान नहीं बनाए गए। सीसीए में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सांसद इकरा हसन जी हैं। इकरा जी, सीसीए में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। इकरा जी किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। देश की सबसे नौजवान सांसदों में से एक हैं। पिछले एक साल से स्थानीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी काफ़ी चर्चा रही है, इनके कई कामों की, इनके लोकसभा में जो भाषण रहे हैं, जो इन्होंने मुद्दे रखे हैं, जो उनके बयान रहे हैं, उस पर काफ़ी चर्चाएं रही हैं। उसी के साथ साथ इकरा जी, आपका ये जो हमने आखिरी इंटरव्यू लिया था वो लगभग क्या ठीक एक साल पहले था जब आप सांसद बनी थी। तो अब आपका एक साल हो गया सांसद बने हुए। कैसा अनुभव रहा है? क्योंकि आप बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में राजनीति में आई थी, जब आपके भाई जेल में थे, तब से लेकर अब तक, और ख़ास करके पिछले एक साल जब आप संसद बनी हैं, कैसा अनुभव रहा है आपका अभी तक? जी, सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे फिर से बुलाया और ये मेरा सौभाग्य है कि बार बार हमें विस्तार से चर्चा करने का मौका मिलता है और इस बहाने से हमारे भी जो मुद्दे हैं वो लोगों तक सही तरीके से पहुंच पाते हैं। तो उसके लिए पूरी सीसीए की टीम का धन्यवाद, आभार। और बिल्कुल एक साल पहले चुनाव के दौरान भी और जीतने के बाद भी हमारी बात हुई थी। एक साल बीत गया है और बिल्कुल आपने सही बताया, ये राजनीति में आने का कोई मेरा इरादा नहीं था। उस तरीके से भी मेरा आना नहीं हुआ जैसे एक सोच के साथ आदमी आता है। बहुत कठिन परिस्थितियाँ थी, बहुत मुश्किल वक्त था जिससे हम गुज़रे, लेकिन वही कहते हैं जैसे कि मुश्किल वक्त से आदमी बहुत कुछ सीखता है, हिम्मत मिलती है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। मुझे जो हिम्मत उन मुश्किलों का सामना करने के बाद मिली और जिस तरीके से एक पर्सनल लेवल पे मुझ में जो बदलाव आया, तो उसी के नतीजे से आज मैं यहाँ सांसद के रूप में बैठी हूँ। अगर मैं उन सब चीज़ों से नहीं गुज़रती तो शायद मैं इतनी हिम्मत भी ना कर पाती, लेकिन मुश्किल परिस्थितियाँ आपको हिम्मत भी देती हैं।
तो वही हुआ है। जब मेरे भाई जेल में थे तब बहुत हमारे ऊपर परेशानियां थी, किस तरीके से सरकार का दबाव था। कोई हम चीज़ अपने सारे अकाउंट्स हमारे फ्रीज़ कर दिए थे, कुछ खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, आर्थिक रूप से कमज़ोर किए गए। सामाजिक रूप से एक मेरे भाई का चरित्र हनन करने की कोशिश की गई और हमें विवादों में डाला गया, लीगल विवादों में, जिसके लिए फिर पर लोगों ने बहुत साथ दिया हमारा। जो जनता है, जो हमारे धरातल पे जो लोग हैं, उन्हें हकीकत का पता था, तो उन्होंने जिस तरीके से साथ दिया उससे बहुत हिम्मत और हौसला मिला और उसी के साथ आज आगे बढ़ रहे हैं। एक वक्त था जिसमें जब बहुत झुंझलाहट महसूस हुई, तीनों कोर्ट में हमारे मुकदमे चल रहे थे और मुझे मेरे भाई की अनुपस्थिति में जनता में भी अपनी हाज़िरी देनी पड़ती थी। लेकिन कुछ ऐसे क्षण होते हैं जो आपकी तकदीर बदल देते हैं। तो उसी एक क्षण में मुझे बहुत झुंझलाहट महसूस हुई और तब मैंने फ़ैसला लिया कि इससे ज़्यादा हमारे साथ ये सरकार और क्या करेगी और इनका अगर मुकाबला करना है तो डट के करना है। उस दौरान ये चर्चा चल रही थी कि शायद मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, तो मुझे याद है वो एक क्षण था जिसमें झुंझलाहट के कारण मैंने ये निर्णय लिया था कि अब अगर मुकाबला है तो फिर पूरा खुलेआम हो। तो मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं, तो यही एक बात मेरे ध्यान में आती है कि कब मैंने वो फ़ैसला किया। तो एक ऐसे क्षण में मैंने वो फ़ैसला किया था जब हम बहुत परेशान हो गए थे कि अब इनसे लड़ना है पूरी तरीके से ही, और उसमें सभी लोगों ने इस लड़ाई में हमारा साथ दिया और आज मुझे बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाया। तो मैं जितना भी आभार व्यक्त करूं अपने लोगों का वो कम ही होगा, लेकिन यही है कि जो मुझे मौका मिला है, जिन भी परिस्थितियों में मिला हो, और ये भी है कि बहुत बड़ा नाम मेरे साथ मेरे पिता का जुड़ा हुआ है, मेरी माता जी रहे हैं। मैं अपने परिवार से चौथी सदस्य हूँ जो लोकसभा कैराना को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो वो नाम भी है, बैकग्राउंड भी है, एक हमें प्लेटफॉर्म मिला था, प्रिविलेज कहते हैं, प्रिविलेज भी है, लेकिन साथ में कठिन परिस्थितियाँ भी रहीं और दोनों के ही समायोजन से आज ये रास्ता मिला है। तो मेरी कोशिश यही है कि अपने लोगों की जो उनकी आवाज़ है उसको मैं सही तरीके से बहुत ईमानदारी और हिम्मत के साथ संसद तक रखूं, और वो मेरी कोशिश जारी है, आगे भी रहेगी। आपने ये जो कहा कि आपके लिए भी मुश्किल परिस्थितियां रही हैं और एक ऐसे समय पर, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ उस वक़्त जब आपके भाई नाहिद हसन जी जेल में थे, उसी वक्त आपकी माता जी तबस्सुम हसन भी ज़िलाबद्द थी। यूपी सरकार के एक नए कानून के तहत जो गैंगस्टर एक्ट लगा तो वो भी ज़िलाबद्द थी। तो लगभग कहीं ना कहीं आपको उस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूंसी आपको अकेली खुद ही संभालनी पड़ी थी। निजी स्तर पर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बदलाव आप अपने आप में देख पाते हैं, यह सवाल कभी आसान नहीं होता है, इतना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का शायद आपको टाइम भी नहीं मिलता होगा आपकी रोज़ की भागा दौड़ी में, लेकिन क्या फिर भी आपके लिए अनुभव अभी तक कैसा रहा है निजी स्तर में? क्या बहुत कोई बदलाव देखते हैं? क्या रिग्रेट करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कि जैसे खुद कहा कि राजनीति में आना है, ऐसा कोई ठोस फैसला आपके जहन में था भी नहीं, तो क्या रिग्रेट करते हैं या फिर एक बहुत एक किस्म से एक फ्रूटफुल एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? कैसे आप इसको देखेंगी? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जवाब है इस सवाल का। ये मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था, लेकिन हालात और परिस्थितियों ने मुझे इस काम में घुसाया। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब उस वक्त जब हम मुश्किलों से गुज़र रहे थे, तब क्योंकि हर रोज़ एक नई मुश्किल सामने थी, तो तब कभी सोचने का मौका नहीं मिला। तब बस ये था कि इस पड़ाव को पार कर लें। आज जब मैं देखती हूँ कि पिछले 3-4 साल से जो मेरा सार्वजनिक जीवन रहा है, उसमें जो हालात आए हैं, तो आज जब उनके बारे में सोचते हैं तो यकीन नहीं होता कि उन सब परिस्थितियों से हम गुज़रे और कामयाब भी हुए। तो तब सोचने पर बहुत हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है कि जब वो कर लिया था, वो उस टाइम कितनी कठिन परिस्थितियाँ थी, जब हमने वो पार कर ली, तो ये आगे भी कोई भी अगर मुश्किल आती है तो मैं हमेशा उस वक्त से उसको जोड़ के देखती हूँ कि जब वो पार कर लिया था तो आगे भी हम हिम्मत करेंगे अगर, तो अपनी लड़ाई जीतेंगे। और बस हिम्मत उन्हीं चीज़ों से मिलती है। तो मेरे अंदर काफ़ी बदलाव आया है। मैं इतनी मुखर नहीं थी पहले, मैं इतने उससे अपनी बात नहीं रख सकती थी, और मुझे एहसास नहीं था कि मेरी अकेली की बात
इतने लोग सुनेंगे और उसे समझेंगे और मेरी बात का यकीन करेंगे और मेरे साथ देंगे, मेरे साथ चलेंगे। जब मुझे याद है, जब मैं वर्करी कर रही थी चुनाव की, तो उस दौरान भी मुझे लगता नहीं था अपने चुनाव की कि लोग मुझे दे देंगे वोट इतनी लोग जो जुड़ रहे हैं साथ। लेकिन जिस दिन वोट का रिज़ल्ट आ रहा था, तो हम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे थे और वो जो एक एक वोट जो गिनती में बढ़ रहा था, तो वो देखकर बहुत ही अचंभा हो रहा था कि इतने लोग आए और इन्होंने मुझे वोट दिया, अपना यकीन मुझ में जताया। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही बहुत ज़िम्मेदारी का भी एहसास है। रोज़ मेरी यही कोशिश रहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी वक्त है वो कम है एक दिन में और काम कहीं ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि जिस तरीके से लोगों ने मेरा साथ दिया उस तरीके से मैं उनके काम आ पाऊँ। तो ज़िम्मेदारी का बहुत एहसास है और कोशिश है कि उसको पूरी करें हम। आप जो मुखर होने की बात कर रहे हैं, खैर आपका हम सीसीए से कहीं ना कहीं आपका राजनीतिक सफ़र, जब आप सिर्फ अपनी अम्मी की यहाँ पर प्रचार के लिए आई थी 2019 में, शायद आपका राजनीतिक सफ़र हम तब से देखते आ रहे हैं और आपके भाषणों में भी और कई चीज़ों में बहुत बदलाव दिखता है अब। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर एक छवि आपकी इस एक साल में तो बनी है कि सांसद जी बहुत, जब हम लोगों से बात करते हैं तो भाई एक छवि बननी है कि भाई बहुत एक्टिव हैं, ग्राउंड पर रहती हैं, लोगों के बीच में रहती हैं। आपके शायद दिन भी बंधे हुए हैं कि आपकी जो 5 विधानसभाएं आपकी लोकसभा में आती हैं, तो आप हफ्ते में एक दिन 5 विधानसभाओं को देते हैं और वहाँ के लोगों से मिलते हैं। मेरा किस तरह के मुद्दे, किस तरह की तकलीफ़ें, किस तरह की चीज़ें लोग लेकर आपके पास आते हैं? सबसे पहले तो यही है कि लोगों की जो आपसे दिक्कतें होती हैं, थाना पुलिस हमारे एरिया का हमेशा से वो रहा है, थाने पुलिस की बहुत कार्रवाई, लेकिन थाने पुलिस से भी ज़्यादा अब जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है वो पटवारी और एसडीएम लेवल के काम होते हैं, जो कई कई वर्षों से लोगों के विवाद चल रहे हैं, रुके हुए हैं, वो थाने पुलिस के जो रोज़ाना के काम होते हैं। उसके बाद जो विकास का कार्य हमारे से उनकी अपेक्षा रहती है उसमें, और कहीं ऐसे मुद्दे होते हैं जो उन्हें पर्सनल लेवल पे जो बहुत असर करते हैं, उसके लिए लोग बहुत मिलते हैं। तो हमारी कोशिश यही है, जैसा आपने बताया कि हर विधानसभा में अलग अलग दिन हमारा मिलने का है, और क्योंकि 2 ज़िले हमारे यहाँ लगते हैं तो दोनों ज़िलों में अधिकारियों से उनको मिलवाना, उनकी परेशानियों को पेश करके हल कराना, तो रोज़ाना हमारे इस तरह के काम रहते हैं। फिर साथ ही में जो भी सांसद की जो निधि है उससे जो हम सार्वजनिक कार्य, विकास के कार्य करा सकते हैं, उसकी बहुत डिमांड रहती है। निधि उतनी पर्याप्त नहीं है, जितनी एक विधायक की है उतनी ही एक सांसद की है। विधायक हमारे लोकसभा में 5 विधायक आते हैं, तो उनकी भी उतनी है और मेरे अकेले की भी उतनी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं, तो आपकी भी वही 5 करोड़ है जो एक विधायक की अपनी एक विधानसभा के लिए 5 करोड़ है। और ये मुझे बहुत अटपटा लगता है, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बहुत होती है। खासकर जैसे आप हमारे ज़िले में मेरी लोकसभा में देखेंगे तो यहाँ पर 4 जो विधायक हैं वो भाजपा से जुड़े हुए हैं और एक मेरे बड़े भाई हैं। तो चारों विधानसभाओं में जो हमारी तरफ के जो पक्ष के लोग हैं, उसमें हर समाज है, उनको हर जगह पे विकास का उसी तर्ज पे काम चाहिए जिस तर्ज पे विधायक करा रहे हैं उनकी विधानसभाओं में। तो वो बहुत मुश्किल परिस्थितियां हो जाती हैं, और मैंने संसद में भी इस बात को कहा कि या तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए सांसद निधि को, या फिर इसको बढ़ा दिया जाए। एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं कि अगर हम कैराना लोकसभा को देखें तो इसमें लगभग 900 गांव हैं, और 5 करोड़ को अगर हम देखें तो मैं अभी आपसे बैठे बैठे यही कैलकुलेशन दिमाग में कर रहा था कि लगभग फिर एक गांव का लगभग 55,000 रुपये आपको साल का मिल रहा है। 55,000 रुपये अगर साल का मिल रहा है एक गांव के लिए, और इसमें हम कस्बे भी नहीं जोड़ रहे हैं जो कैराना आपके लोकसभा में आते हैं। कैराना तो एक्चुअली 55,000 रुपये एक गांव का एक साल के लिए कितना कर पाए एग्जैक्टली। और बहुत नाइंसाफ़ी है, क्योंकि वोट हमें हर गांव से मिलता है, हर समाज से मिलता है, और वो अपनी जगह सही है अपनी मांगे रखने के लिए। तो इससे अच्छा ये है कि या तो इसको अवधि को सांसद निधि की बढ़ाया जाए या सिरे से खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि
ऐसा समझना मुश्किल है, लेकिन असल में एक सांसद का काम है नीति पे बात करना। जो नीतियाँ हमारी पार्लियामेंट बनाती है, हमारी सरकारें बनाती हैं, उसमें अपने लोगों का पक्ष रखना और कोशिश करना कि नीति उस हिसाब से बने जो सब लोगों के हित में हो। तो यही मेन काम है एक सांसद का। लेकिन क्योंकि ये छोटी सी एक धनराशि निर्धारित कर दी गई है, तो उससे मुझे लगता है पर्याप्त तरीके से विकास कार्य पर्याप्त तरीके से कोई भी सांसद हो, सत्ता का हो या विपक्ष का हो, कर नहीं सकता। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कैराना लोकसभा जो सीट है, इसमें जैसे इकरा जी ने बताया कि 5 विधानसभाएं, 2 ज़िले, जिसका मतलब ये है कि 3 विधानसभाएं जो हैं वो शामली ज़िले से हैं और 2 विधानसभाएं सहारनपुर ज़िले से हैं। तो बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है इनका। और इस कार्य क्षेत्र में जैसे उन्होंने कहा कि शायद वो साल के 5 करोड़ रुपए, मतलब कुल अगर आप कस्बों को हटा दें तो कुल 55,000 रुपये साल के विकास के लिए, एक गांव के लिए। कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि शायद या तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है या सांसद निधि को किसी और तरीके से देखने की ज़रूरत है। मैं भी आपसे इससे सहमत हूँ। मैं अक्सर, मेरे ध्यान में भी ये सवाल आता है, क्योंकि जिस तरह की पेटी पॉलिटिक्स भी अब हमारे देश में आ चुकी है कि भाई विधायक अगर दूसरी पार्टी से है तो वो सांसद से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा। आप अपने निधियों को जोड़ के भी कोई ऐसा नहीं है कि विकास कार्य कर पा रहे हैं। इसी में ही एक और सवाल है, आप ही के ही अगर यहाँ के इसकी बात करें तो आप जो कह रहे हैं कि भाई ये तो रोज़ाना के मुद्दे हैं जिसमें आप लोगों के, जैसे आपने कहा पटवारी के यहाँ, या प्रशासनिक मुद्दे कई सारे जहाँ फंसे रहते हैं लोगों के, लेकिन एक सांसद होने के नाते आप इसमें हस्तक्षेप कर लेते हैं, आप ये मुद्दे उठा लेते हैं, या अपनी सांसद निधि से जो आप कुछ हद तक जो भी विकास कार्य कर पाते हैं वो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे एक लेकिन सांसद की अपने आप में ताकतें तो सीमित होती हैं अपने आप में। जो एक नीति के स्तर पर जब तक बदलाव एक्चुअली नहीं आएंगे तो बहुत सारे अभी सांसद के भी हाथ फिर बंधे होते हैं, क्योंकि कुछ नीतियों के भीतर ही और कुछ दायरों के भीतर ही काम करना होता है। जो आपका 1 साल में अनुभव रहा है, तो आपके जहन में क्या कुछ नीतिगत स्तर पर कुछ बदलावों की ज़रूरत है, जो संसद में नए कानून पास हो, या इस तरीके से नीतिगत स्तर पे बदलावों की ज़रूरत है जिससे जो सबसे हाशिए पर लोग हैं उनकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो सके? जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा तो उन्हीं बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन फिर वही आ जाती है, हमने कई मुद्दे रखे, उठाए अपनी तरफ से, शिक्षा के क्षेत्र में हो या हमारे यहाँ 3 हाईवे बन गए हैं, तो मैंने कमेटी की बैठक हो, चाहे मैं हेल्थ कमेटी का हिस्सा हूँ, और या फिर पार्लियामेंट में उठाने की बात हो, हमने कई बार यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर की डिमांड करी, क्योंकि यहाँ से जितने भी लोग हैं, यहाँ बहुत एक्सीडेंट होने लगे हैं। तो जैसे नए हाईवे बलवा की वजह से तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हो यहाँ पर 9 ब्लैक जोन्स हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं, उसके लिए भी हमने कहा। तो इन्होंने अब एक राउंड अबाउट बनाया है, लेकिन अभी भी बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो लेकिन हमारे ज़िले में कोई ऐसा सरकारी अस्पताल उस तरीके से काम नहीं करता कि जो एक्सीडेंट्स बढ़े हैं उसके लिए कोई ऐसी फैसिलिटी हो कि लोगों को यहीं पे, वो एक पीरियड होता है, गोल्डन आवर कहते हैं उसे, जो एक्सीडेंट के एकदम बाद जो 1 घंटे की उसकी अवधि होती है, डिपेंड करता है केस टू केस। उसके लिए अगर कोई आसपास हमें ऐसा ट्रॉमा सेंटर, ना सहारनपुर में है ना यहाँ पे है, कोई ऐसा ट्रॉमा सेंटर हो जाए जिससे हमारे लोगों को सुविधा मिले। सब दिल्ली जाते हैं और दिल्ली वालों के लिए भी मुश्किल हो जाती है क्योंकि एम्स ओवरबर्डन्ड है। एक दूसरे एम्स की भी डिमांड हमारी कमेटी द्वारा की गई है कि दिल्ली में ही एक दूसरा एम्स हो जाए, तो पश्चिम का जो सारा भार है इस तरीके का वो एम्स पे रहता है और वहाँ तक जाने में वक्त लग जाता है। तो वो हम गोल्डन आवर जो है उसकी अवधि को यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको मैंने कई बार उठाया लेकिन कोई हमें निर्णायक जवाब इस पे नहीं मिला है। अफसोस है इस बात का भी। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो दिशा की बैठक होती है जिसको एक सांसद वो चेयरमैन होता है उस बैठक का, उसमें हमारे यहाँ पे जब मेरी माता जी सांसद थी तो उनके वक्त में 14 हमारे यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज खुले थे, जिनमें आज तक भी वो 9 से 14 के पीरियड में जब सांसद थी
तब की बात है। और आज तक भी उनमें ना तो पढ़ाई चल रही है कुछ में, ना टीचर्स हैं। तो हमने उस मुद्दे को उठाया, दिशा में भी उठाया, पार्लियामेंट में भी उठाया। पार्लियामेंट ने ये कह के कि ये स्टेट का मुद्दा है, राज्य का मुद्दा है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी वहाँ ख़त्म कर ली। दिशा की बैठक में हमने ये बात रखी। तो अब इनमें जो पलठेड़ी में है, भूरा में है, इनमें अब एक एक टीचर, उनको प्रिंसिपल कह लो या टीचर कह लो, सारे स्टूडेंट्स की एक ही टीचर जी, सरकार की तरफ से एक एक टीचर वहाँ पे प्रिंसिपल टीचर नियुक्त कर दिया गया जी। तो हमारे यहाँ पे जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर कोई टीचर्स नहीं है, वहाँ बच्चे ही नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ टीचर्स ही नहीं है पूरे पर्याप्त। बिल्डिंगें हैं, ढांचे खड़े हैं, लेकिन किसी काम के नहीं। यही हाल हमारे CHC PHC का है। इनमें जिस तरीके से अभी हम PGI में गए थे पिलखनी पिछले हफ्ते ही उसके औचक निरीक्षण पे, तो वो भी क्योंकि हमारी लोकसभा में लगता है सहारनपुर में, वहाँ पर जो हाल था, जो हमने देखा वहाँ पर किस तरीके से पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है, जो दवाइयाँ फार्मेसी में सरकार की तरफ से आती हैं उनके साथ उनमें कुछ धांधली होती है और जो पेशेंट हैं उनको बाहर से लिख दी जाती है कि आप बाहर से ले लो। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें जो पार्लियामेंट है वो सरकार जो है भारत की, वो ये कह देती है कि ये राज्य के मुद्दे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ी दिक्कत हमें होती है कि ये जो मुद्दे हैं सिर्फ राज्य की नहीं है, ये एक जो 3 लिस्ट थी हमारी, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, तो शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो उसमें हस्तक्षेप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वही बात है, करना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो सेंटर का मुद्दा है वो रेलवे का है। रेलवे के लिए मेरे सबसे ज़्यादा चिट्ठियाँ अगर कहीं गई हैं तो रेलवे विभाग में गई हैं। मैंने मंत्री जी से कई बार कहा कि DPR बन चुकी है हमारे यहाँ पे मेरठ और पानीपत की रेलवे लाइन की, वो आज तक उस DPR का क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस हुई, कोई जवाब हमें उसमें नहीं मिला। उसके हमारे रेलवे के कई स्तर के मुद्दे हैं, एक ये नई रेलवे लाइन का है, एक हमारी शामली की दोहरीकरण का है लाइन के, और कुछ ट्रेन है, एक ट्रेन कासमपुर खेड़ी तक रुकती है, उसके लिए भी हमने कई बार कहा कि इसको आप शामली तक कम से कम इसका स्टॉप हो जाए, और बेहतर ये है दिल्ली से आ रही है तो सहारनपुर तक चली जाए, ताकि हमारे लोगों को एक सुविधा मिल जाए। ज़्यादातर रिश्तेदारियाँ इधर ही हैं सबकी, तो दिल्ली से सहारनपुर अगर जुड़ जाएगा तो लोगों को आने जाने में एक और सहूलत हो जाएगी। इसी तरीके से सबसे पहले जो मेरा प्रश्न था जब मुझे संसद में बोलने का मौका मिला, वो भी रेलवे से संबंधित था, जिसमें हमें यहाँ से कई हाई कोर्ट ऐसे हैं जो नज़दीक पड़ते हैं, लेकिन हमारा जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है इलाहाबाद का, वो यहाँ से हमें बहुत दूर पड़ता है, तो उसके लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। हमारे लोगों को इन मुद्दों के लिए बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, अधिकारियों को भी बड़ी दिक्कत होती है। जब मैंने वो मुद्दा उठाया तो हमारे बहुत से, नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन बहुत से अधिकारियों ने कहा कि बिल्कुल आप ऐसे मुद्दे उठाइए, इससे सुविधा अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, उनको अपने घर आने जाने में आसानी हो गई। एक यहाँ पर धार्मिक स्थलों पे जाने के लिए बड़ी दिक्कत है, हमारे यहाँ से बहुत बड़ा तबका वैष्णो देवी जाता है, वहाँ के लिए कोई ट्रेन नहीं है, हरिद्वार जाते हैं। तो इस तरीके से कोई, क्योंकि रेलवे एक ऐसा विभाग है जो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, उसको सशक्त करने की ज़रूरत है। और आज बस सिर्फ एक बुलेट ट्रेन चलाने से लोगों का भला नहीं होगा, फ़ायदा तब होगा जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। हमारे लोग, मेरठ के बहुत लोग अप डाउन करते हैं दिल्ली से, हमारे यहाँ के भी कर पाएंगे अगर यहाँ से सीधी ट्रेनें चलेंगी तो दिल्ली पर जो भार है आबादी का कह लीजिए या उस तरह का, वो भी कम होगा। तो एक ये मुद्दा है। दूसरा, यमुना नदी के घाट हैं हमारे यहाँ पे। यमुना नदी का पूरा जो मेरी लोकसभा आप देखेंगे तो वो नदी के किनारे किनारे बसी हुई है, लंबी लोकसभा है। तो ख़ास तौर पर जो पानीपत और कैराना के बीच में जो यमुना घाट है, उसकी अगर हम उसका सौंदर्यीकरण करा सकें, वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं और कई बच्चे डूबते हैं, तो बहुत अफसोस की बात है। महिलाएं, बच्चे, कोई वहाँ पे उस तरीके से प्रावधान नहीं बनाए गए
जैसे एक गंदेवड़ा में पड़ता है, वहाँ पे बहुत अच्छा बनाया हुआ है सरकार ने, उसी तर्ज पे हम चाह रहे हैं कि कैराना पानीपत 2 राज्यों के बीच की बात है, वो जो रोड पानीपत जा रहा है वहाँ पे बन जाए, इसके लिए भी हम कई बार कह चुके हैं। तो इस तरीके के हमारे मुद्दे रहे हैं। और एक और मुद्दा जो बहुत अहम है, जो लगातार हमें मिलता है, वो ये है कि हमारे यहाँ पर जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें किसानों को मुआवजा मिलता है अगर उनके नाम पे कोई ज़मीन हो, इसी तरीके से मज़दूरों को भी मुआवजा मिलता है। लेकिन कई बार कई घटनाओं में जहां हमारा पहुंचना हुआ तो ये जानकारी मिलती है कि सभी लोगों के पास श्रमिक कार्ड नहीं बने हुए होते। तो जब श्रमिक कार्ड नहीं होते हैं तो उनके परिवार को मुआवजा नहीं मिलता। तो हमने सरकार से ये मांग रखी है कि इस पॉलिसी में बदलाव करके ये प्रावधान बनाया जाए कि हादसे के उपरांत सत्यापन के आधार पे, चाहे प्रशासन से हो या नेताओं द्वारा हो या जो उनके एम्प्लॉयर हैं उनके द्वारा सत्यापन करके अगर उन्हें वो मुआवजा मिल जाए बाद में, चाहे उनके पास श्रमिक कार्ड पहले बना हुआ हो या ना हो, तो मुझे लगता है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये फ़ायदा पहुंचेगा और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आइडेंटिफिकेशन के और भी तरीके होने चाहिए अगर हादसे के उपरांत भी एक प्रोविज़न होना चाहिए कि उन्हें वो मौका मिले कि वो अपना सत्यापन देके मुआवजा उन्हें सरकार से मिल सके। क्योंकि अक्सर कर जो भी हमारे इलाके के या देश में ही कह लीजिए मज़दूर हैं, अपने इलाके से बाहर जाकर कई बार मज़दूरी करते हैं, तो वो श्रमिक कार्ड बनवाना शायद ज़्यादातर ऐसा होता है कि नहीं बनवाए हुए हैं। तो जितने लोगों ने नहीं बनवाए हैं उनके लिए भी एक प्रावधान सरकार खोले कि वो भी बाद में ले सके मुआवजा। बल्कि यहाँ से जो लोग श्रमिक जो पानीपत जाते हैं मजदूरी करने, वो तो मतलब जीप्स में भर भर के ऊपर चढ़ के, तो एक्सीडेंट होने के भी ज़्यादा चांस है। ये क्योंकि मुझे लगता है मुद्दा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं मज़दूरों के मुद्दे आज के दौर में सार्वजनिक डिस्कोर्स से गायब हो गए हैं, पब्लिक डिस्कोर्स से, पॉलिटिकल डिस्कोर्स से काफ़ी हद तक गायब हो गए हैं। और जबकि सबसे ज़्यादा अगर सहायता की ज़रूरत है तो सरकार द्वारा वो हमारे श्रमिक मजदूर भाइयों को है और उनके बारे में सोचने की भी बहुत ज़रूरत है। इसी मुद्दे से अलग भी जो जिस तरीके से उनको दिहाड़ी मिलती है, किस तर्ज पर मिल रही है, कैसे वो अपना पालन पोषण करें। मिनिमम वेज कहीं अब लगभग लागू होता ही नहीं है, खास करके असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर हैं। बल्कि हम लोग सीसीए से भी कोशिश करते हैं कि बार बार मीडिया में अब अपनी तरफ से कम इन मुद्दों को भी उजागर करें कि मजदूरों के सवाल, किसान फिर भी आंदोलन करने की स्थिति में है, लेकिन श्रमिकों से तो आज वो भी कहीं ना कहीं क्षमता छीन ली गई है पूरी तरह से। असंगठित क्षेत्र में तो ज़्यादा है, बल्कि अगर आप देखेंगे कि कई बार संगठन हमारे साथ आते हैं, अपना ज्ञापन देते हैं, चाहे उसमें शिक्षा मित्र हों या अन्य तरह के संगठन हों। अभी कैराना में एक आयोजन हुआ था उनका, ये हमारे बैनावा लेखक जो होते हैं उन लोगों का, तो लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। गिग वर्कर्स को दिल्ली में अगर देखें तो उनका भी हाल बेहाल है। तो इन सब चीज़ों पे ज़रूरी है कि सरकार सोचे और इन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भी है अगर नीतिगत बात करें, क्योंकि आज के दौर में कहीं ना कहीं मज़दूरों के सवाल तो बिल्कुल ही सार्वजनिक रूप से राजनीतिक डिस्कोर्स से गायब ही हो चुके हैं। मज़दूरों के सवाल ये अगर आप उठाने की सोच रहे हैं, ये क्योंकि कहीं ना कहीं हम सीसीए में भी बार बार कोशिश करते हैं कि मज़दूरों के सवाल बार बार अपने चैनल से उठाएं, लेकिन जैसे आपने कहा, मैंने कहा कि ये गायब हो चुके हैं। और ये अगर फिर से उजागर होंगे, अगर आज से सांसद आप उजागर करने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। आपने बहुत सारी और भी बातें रखी, हर एक के विस्तार में नहीं जाऊंगा कुछ दिन पहले, लेकिन आपने क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करी यहाँ पर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो कुछ दिन पहले आपकी एक वीडियो भी बहुत वायरल गई थी जहाँ पर आप यहाँ के एक सार्वजनिक अस्पताल में गए थे। क्या और आपकी डॉक्टर्स के साथ भी आपने काफ़ी मतलब नाराज़गी व्यक्त करी आपने कि भाई यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, पेशेंट्स के बहुत कंप्लेंट्स आ रहे हैं। किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं? एक तरफ तो डॉक्टर्स के रवैये जिसके आप उस वीडियो में बात कर रहे थे, लेकिन उसी के साथ साथ सुविधाओं के स्तर पर भी कितनी दिक्कतें हैं? वहाँ पर मुझे लगता है वहाँ पर भी डॉक्टर्स की बहुत कमी है और इसमें भी ये मामला हेल्थ कमेटी में भी बहुत उठा है और उन्होंने भी हमें, जो डॉक्टर्स की भी हमें सुननी पड़ेंगी उनके क्या जवाब हैं। तो उन्होंने यही कहा कि उस तरीके से, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में सैलरी नहीं मिलती है तो कोई यहाँ पे आना भी नहीं चाहता है। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स अपने क्लिनिक्स भी चलाते हैं और हॉस्पिटल में भी आते हैं, किस्म से सर्वाइवल का भी। जी जी।
तो वो टाइम दे नहीं पा रहे वो हैं। उतना टाइम नहीं दे पाते। तो कहीं ना कहीं ये भी हमने डॉक्टर की भी बात सुनी, अलग से उनसे बैठ के समझा कि उनकी ऐसी क्या दिक्कतें हैं जिनको हम उजागर कर सकें। तो उन्होंने हमें 2-3 चीज़ें बताई जिसके लिए भी हम बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि बहुत किसी भी सार्वजनिक जीवन में, चाहे उसमें डॉक्टर हो या उसमें अधिकारी हो, प्रशासन हो, नेता हो, हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी है कि सिर्फ काम नहीं, हमें लोगों को, अपने लोगों को तसल्ली भी देनी होती है, ख़ास तौर पर डॉक्टर के लिए। तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने ये कहा कि सारे जूनियर डॉक्टर हैं और उत्तेजित हो जाते हैं और उस तरीके से, तो वो मुझे कहीं ना कहीं एक एक्सक्यूज़ लगा। अगर मेरे सामने उन्होंने कई मरीज़ों को फिर उनकी वजह बताई, एक का वो पट्टी नहीं कर रहे थे तो उन्होंने मेरे सामने उन्हें समझाया। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आप पेशेंट को बता दें तो उन्हें तसल्ली हो जाती है। नाराज़गी इसीलिए थी कम्युनिकेशन की जी, कमी है। तो वो थी, कुछ सुविधाओं की मूलभूत कमी है वहाँ पे, सफाई उस तरीके से नहीं थी, मेडिसिन्स की कमी थी। तो इन सारी चीज़ों में हमने उनसे कहा और उस साथ ही साथ उनसे भी पूछा कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। अगर डॉक्टर्स को एक उनकी जो सैलरी है उस स्तर पर मिले सरकार द्वारा, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलती है, तो इससे जनता का ही भला होना है, तो वो भी एक वाजिब डिमांड है उनकी। साथ ही फैकल्टी बढ़े वहाँ पे, कैथ लैब का उन्होंने हमें कहा, और ऑन्कोलॉजी के लिए उन्होंने कहा कि रेडियोथेरेपी यहाँ पे शुरू हो जाए तो उससे बेहतर होगा। तो इस तरह की उन्होंने 2-3 डिमांड्स हमें दी जिनको भी हम आगे रखेंगे। और बस यही कोशिश है कि ये जो संस्थान सरकार बना रही है, सिर्फ बनाने भर से काम नहीं चलेगा, इनका सुचारू रूप से ये चले वो भी ज़रूरी है और उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। छोड़ दी है, जैसे आपने राजकीय महिला इंटर कॉलेजेस की भी बात करी, और मैं इस सवाल को क्यों उठा रहा हूँ क्योंकि आप एक महिला सांसद हैं। यहाँ पर आपकी कंस्टिट्यूएंसी में महिलाएं जो हैं सार्वजनिक जीवन का कम हिस्सा हैं। पहले से बदलाव ज़रूर आ रहा है, एक समाज में वो बदलाव आते भी हैं, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं एक अभी भी महिलाएं उस तरीके से सार्वजनिक जीवन में और सार्वजनिक का हिस्सा बहुत कम है। यहाँ राजकीय महिला डिग्री कॉलेज भी जैसे है, यहाँ पर हमने देखा है वहाँ पर काफ़ी करीबी से कि बहुत सारी लड़कियाँ बीए ख़त्म करती हैं या एमए भी ख़त्म किया, लेकिन उसके इमीडिएटली बाद शादी हो गई और सारी पढ़ाई कहीं ना कहीं धरी रह जाती है। एस्पिरेशंस हैं, लेकिन वो जो एक सामाजिक बदलाव की ज़रूरत है। मैं आपसे इसलिए सवाल भी पूछ रहा हूँ क्योंकि बड़े कम सांसद होते हैं जो इस तरीके से अपने लोगों के बीच में बातें रखते हैं। आप एक प्रोग्राम में गई थी, वो आपकी स्पीच काफ़ी वायरल हुई थी, कम से कम स्थानीय स्तर पर, जहाँ पर आप लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई बेटी की दहेज में जो शादी आप खर्चा कर रहे हैं उससे अच्छा उसकी शिक्षा पर वो आप खर्चा करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। एक महिला सांसद होने के नाते आपको क्या लगता है कि स्थानीय स्तर पर आप यहाँ की महिलाओं की ज़िंदगी में कितना फ़र्क ला पाएंगी, ला पा रही हैं? प्रेरणा का स्रोत आप है, ये तो हमने देखा है जब हम कूदते हैं लेकिन कितना उस तरीके से मटीरियली क्या डिफरेंसेस आप लाना चाहती हैं? बहुत अच्छा आपका सवाल है, और मेरी कोशिश, मेरे प्रचार में भी मैंने ये बात कई बार कही कि हमारे यहाँ पे लड़कियों की जो उच्च स्तर की शिक्षा है वो बहुत कम है, और उसमें हमें बेहद ज़रूरी है कि हम सब काम करें। अब इसमें हम जैसे राजकीय जो कॉलेजेस बने हुए हैं, हमने जो आकलन किया, पहले यही सबसे पहले सोचा कि जो मूलभूत सुविधाएं पहले से मौजूद हैं उनको बेहतर करके, उनको चलवा कर सुचारू रूप से, तो महिलाओं को हम जो बच्चियां हैं जो हाई स्कूल में जाना चाहती हैं उनके लिए वो प्रावधान करें, जिसकी हमने दिशा में बात करी। इसके अलावा सामाजिक कई संगठन ऐसे हैं हमारे यहाँ पर भी जो कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए एक स्कूल ख़ास तौर पर बनाया जाए, उसका भी हम हिस्सा हैं। और कहीं ना कहीं पर्सनली भी मेरी कोशिशें हैं, अभी वो नहीं हो पा रही हैं कुछ वजहों के कारण, लेकिन अगर और सब जगहों से हम सरकार से भी इस संबंध में जुड़े हैं। मैं किरण रिजिजू जी से मिली थी, उनसे हमने मांगा भी है और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, लेकिन और स्तर और तर्ज पर जाके ये चीज़ें रुक गई हैं, उसमें भी प्रयास जारी है। तो इन चीज़ों के लिए बेहद, एक साल में देखिए रिज़ल्ट देना मुश्किल है, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ इसमें लगी हुई हूँ, और मेरा ये टर्म पूरा हो उससे पहले कुछ ना कुछ
हम कोशिश करेंगे कि हम धरातल पर कोई योजना ऐसी ला सकें। साथ ही जो सार्वजनिक जीवन की बात हुई, उसमें देखिए बदलाव लाना भी बहुत लंबा वक्त लगता है। कोशिश है हमारी कि हम महिलाओं को उनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए, उससे हम उन्हें जागरूक कराएं, और अब कई हद तक हो भी रही हैं। अपने सामने जो मैंने बदलाव देखा है उसमें मेरे पास हमेशा हर हफ्ते जब मैं बैठती हूँ, चाहे मैं किसी भी क्षेत्र में हूँ, तो महिलाएं एक बड़े नंबर में आती हैं। मुझे लगता है महिला होने के नाते शायद वो अपने आप को सहज महसूस करती है मेरे पास आने में। तो और अब ऐसा होने लगा है कि कई बार उनके जो घर के काम होते हैं, तो घर के जो मर्द हैं वो महिलाओं को आगे करते हैं कि शायद मैं उनकी बात ज़्यादा सुनूंगी। तो वो समझ रही हैं अब धीरे धीरे। ये सिर्फ एक छोटा एग्जाम्पल है, लेकिन अब महिलाएं थोड़ा जागरूक हो रही हैं और चाह रही हैं आगे बढ़ना। हमें कोशिश यही करनी है कि हम उनके लिए वो रास्ते खोल सकें जिससे वो आगे चलें। अब इसमें कई मुद्दे हैं, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है। हमारे यहाँ पर सिर्फ एक डॉक्टर है जो महिलाओं की हैं, गायनोकोलॉजिस्ट एक ही हैं पूरे ज़िले में। तो इस हिसाब से कैसे महिलाओं तक वो सुविधाएं पहुंचेंगी। हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि महिलाएं जिस तरीके से अपने जीवन में इनकी असुविधाओं से गुज़रती हैं वो सबको मालूम है। तो सरकार को कहीं ना कहीं कोशिश करने की ज़रूरत है कि महिलाओं के लिए कम से कम उस तरीके से चीज़ों को तैयार करें, उन तक पहुंचाएं जिनकी उन्हें ज़्यादा दिक्कत है। सिर्फ जिस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है, ऐसे तो मुझे नहीं लग रहा कि महिलाएं उस हिसाब से आगे आ पाएंगी। अभी भी लॉ एंड ऑर्डर पे ये सरकार बहुत बात करती है, लेकिन अभी हमारे सहारनपुर ज़िले में एक बच्ची के साथ रेप हुआ, 8 साल की बच्ची थी। उसके अलावा भी रोज़ाना इतने वाक़ये होते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर में भी फेल हैं, हेल्थ केयर में भी फेल हैं, शिक्षा तक ले जाने में भी फेल हैं। तो विपक्ष में होने के नाते हमारा प्रयास है कि उन सब चीज़ों पे हम कोशिश करें, ध्यान दें। और मुझे लगता है कि लेकिन सामाजिक रूप से बदलाव आ रहा है और हमें उम्मीद है आगे और भी रहेगा। सकारात्मक बदलाव है। हमारे सीसीए में भी अब महिलाएं जुड़ रही हैं जो कैमरा भी करती हैं, धीरे धीरे अपनी तरफ से शायद इंटरव्यूज़ भी लेंगी और किस्म की फ़िल्में भी बनाएंगी, डॉक्यूमेंट्रीज़। एंड मेरे ख्याल से जैसे आपने कहा कि एक महिला सांसद होने के नाते शायद वो सहज भी महसूस करती हैं जब आप होते हैं। ये आपने जो बहुत सारे स्थानीय मुद्दों की बात करी, उसमें अगर मैं एक और चीज़ जोड़ूं तो किसानों के कई बार यहाँ पर अपने गन्ना भुगतान को लेकर बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले सहारनपुर में वन गुजरों का एक जन सुनवाई थी, उनमें काफ़ी किस्म के मतलब शोषण का वो जो आज भी जंगल में रहते हैं वन गुजर, काफ़ी किस्म का सरकार से और प्रशासन से शोषण का उनको भी सामना करना पड़ता है। आप उनकी जन सुनवाई में गई तो कई सारे ये सिविल सोसाइटी या फिर जो जन आंदोलनों के यहाँ पर एक किस्म से आंदोलन होते हैं या उसके विरोध प्रदर्शन होते हैं, आप अक्सर जाके उनमें शिरकत करती हैं। उसकी क्या ज़रूरत आपको महसूस होती है और क्या वो मुद्दे आप संसद में भी उठा पाती हैं? बिल्कुल। देखिए, अपने जो धरातल के मुद्दे हैं हमारे, उनसे जागरूक होने का मुझे लगता है ये बहुत अच्छा तरीका है कि जब कोई संगठन एक साथ जुड़ करके इस तरीके से अपनी आवाज़ को, अपनी जायज़ मांगों को सामने रख रहा है, तो वहाँ पर किसी न किसी जनप्रतिनिधि को पहुँचना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि संगठन बड़ी ताकत है, मुझे लगता है। अकेले आदमी की बात कोई अधिकारी भी नहीं सुनता है, लेकिन जब वो एक समूह के साथ जाते हैं, संगठन के साथ जाते हैं, तो उनकी बात कहीं ना कहीं सुनी जाती है। और वन गुजरों के साथ जो उत्पीड़न चल रहा है, मुझे बहुत अफसोस होता है कि किस तरीके से वो अपना रहना वहाँ पर कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बनी ज़रूर 2006 में, लेकिन अभी तक सहारनपुर ज़िले में लागू नहीं हुई। ये जानकारी हमें तब मिली जब हमने इस मुद्दे को विधानसभा में और लोकसभा दोनों में उठाया। तो उससे कहीं ना कहीं कुछ असर हुआ, दफ्तरों के माध्यम से जो जानकारी मिली, लेकिन अभी भी वो बदलाव नहीं आया है।
उनको वो सुरक्षा नहीं मिली है जो उन्हें मिलनी चाहिए। तो इस मुद्दे को मुझे मौखिक रूप से उठाने का मौका नहीं मिला, लेकिन लिखित रूप से हमने उठाया था। इस बार मेरी कोशिश है कि इस मुद्दे को हम ज़रूर मौखिक रूप से भी उठाएं, और बहुत उनकी जायज़ समस्या है, क्योंकि ये लोग जंगल के भी एक तरीके से रखवाले हैं। तो वरना फिर ये ज़मीनें इनसे छीन कर, अगर ये लोग वहाँ नहीं रहेंगे तो ये सारी ज़मीनें छीन कर सरकार अपने दो दोस्तों को दे देगी, उद्योगपतियों को। तो बहुत ज़रूरी है पर्यावरण के लिए भी, हम सब के लिए, और उनके भी रहन सहन के लिए, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, और ज़रूरी है इस तरह की कम्युनिटीज़ को भी उनका हक अधिकार मिले। इतना बुरा हाल है कि इनको यहाँ पर फॉरेस्ट राइट एक्ट ना लागू करके एक तरीके से इनको बिल्कुल गायब कर देने का सरकार का इरादा है। दफ्तरों के बीच में ये लोग रह जाते हैं किसी भी छोटी से छोटे अधिकार के लिए। तो बहुत अफसोस की बात है, और इसलिए मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है, और हम इन मुद्दों को ज़रूर उठाएंगे। और हमारा जो ज़िला है, यहाँ पर अक्सर कर हम धरना देते हैं गन्ना पेमेंट के लिए। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बात कि किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर इतने सजग हैं, और मैं पहले से उनके बीच में रहती आई हूँ। और बल्कि हम सहारनपुर में जाते हैं, वहाँ पर भी हम यही सीख देते हैं कि आप धरना दो, और अगर कोई ऐसी समस्या है, जैसे अभी खाद की कमी चल रही थी, तो उस पर हमने सहारनपुर वालों को भी कहा कि हमारे यहाँ धरने का प्रचलन है, आप भी कीजिए। तो हम और भी जगह सीख देते हैं। ये अच्छी बात है जब कोई आम व्यक्ति, खेती बाड़ी वाला, मजदूर, जैसे हमने बात करी, सब लोग जब अपने हक अधिकारों के लिए उठेंगे और मांगेंगे सरकार से, तो इससे एक सकारात्मक मैसेज जाता है और जनता जागरूक होती है। खैर, आपने कहा कि लोग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरें और अपनी बातें अपने नेताओं के सामने और अब सरकार के सामने, प्रशासन के सामने अपने मुद्दे रखें। ये विपक्ष में रहते हुए लगभग सारे नेता कहते हैं। अगर आपकी पार्टी की सरकार 2027 में आती है, हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि तब भी यही रवैया रहेगा आपका, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए बहुत लोग ये कहते हैं। और नहीं, तब ये रवैया नहीं रहेगा, तब बदलाव रहेगा, तब हम समाधान कराएंगे अपने, क्योंकि हमने सब बहुत वक्त बिताया है आंदोलनों में, खास तौर पर किसानों के साथ बीच में। तो तब जिम्मेदारी रहेगी, और उस जिम्मेदारी को निभाना भी हमारा फ़र्ज़ रहेगा। तो कोशिश करेंगे समाधान कराएं, और आंदोलन हमारे लोगों को करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर आंदोलन हो तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि उनके साथ रहेंगे। चलिए 2027 में अगर आपकी पार्टी की सरकार आई तो हमको ज़रूर इस मुद्दे पर आपको ज़रूर फॉलो करेंगे और आपको कोट भी करेंगे इस मुद्दे पर। बहुत सारे स्थानीय स्तर के मुद्दे आपने बात करी यहाँ पर संसद में, क्योंकि मैंने आपसे ये सवाल क्यों पूछा कि आप जो संसद में जो सवाल उठा रहे हैं, क्या ये स्थानीय आंदोलनों से भी कहीं ना कहीं प्रभावित है। क्योंकि संसद में आपने जहां एक तरफ बहुत ही हाइपर लोकल मुद्दे भी उठाए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, कि भाई वैष्णो देवी तक ट्रेन जानी चाहिए, शामली से वैष्णो देवी ट्रेन जानी है, इस तरह के बहुत ही हाइपर लोकल मुद्दे, या जैसे आपने कहा कि किरण रिजिजू जी से आप मिले और एक रिक्वेजिशन दी यहाँ पर स्कूल कॉलेज शुरू करने की महिलाओं के लिए। उसी के साथ साथ और जिन आंदोलनों की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो वन गुजरों की सवाल हो या जो किसानों के सवाल हो, वो भी आपने कहीं ना कहीं संसद में किसी ना किसी रूप में उठाए। उसी के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के भी मुद्दे आपने उठाए। उनमें से एक मुद्दा सांप्रदायिकता का सवाल है। हमारे देश में जो अल्पसंख्यक या ख़ासकर कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से पिछले सालों में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रूप से कभी गौ रक्षा के नाम पे किसी चीज़ के नाम पर हमले हुए हैं, आपने वो मुद्दा भी उठाया। उसके साथ साथ बोल दें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी बना दिया आपने उसको, जब आपने ये कहा कि अल्पसंख्यक सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं लेकिन बांग्लादेश के हम हिंदू अल्पसंख्यकों की भी बात करते हैं कि अल्पसंख्यक किसी भी धर्म के किसी भी देश में हो, हम उनकी सुरक्षा की मांग करते हैं। किस तरह से आप ये फैसले कर रहे हैं कि संसद में कौन से मुद्दे उठाने हैं, स्थानीय भी और राष्ट्रीय स्तर के भी, क्योंकि ये सारे ही मुद्दे कहीं ना कहीं आज के दौर में बहुत ज़रूरी हैं। किसानों के मुद्दे जहाँ आपके स्थानीय मुद्दे भी हैं लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं। ये बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। जो हमें अन्याय होता अपने आसपास नज़र आ रहा है,
उस बात को अगर मौका मिला है इतनी बड़ी पंचायत में जाने का, तो रखना भी ज़रूरी है। तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझती हूँ कि इस तरह के जो अन्याय हमारे पिछले कई सालों से चलते आ रहे हैं, उनको हमने रखा। साथ ही साथ अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक समाज के साथ अन्याय हो रहा है, अगर दूसरे समाज के साथ दूसरे देश में अन्याय हो रहा है, तो वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि मुझे याद नहीं किसने कहा था, लेकिन कि एक देश के हालात, वहाँ की महिलाएं और वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, सबसे ज़्यादा वो गवाही पेश करते हैं कि देश किन हालातों में है। तो बांग्लादेश में जिस तरीके से नरसंहार हुआ और वहाँ के जो हमारे हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ जो उत्पीड़न हुआ, उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति थी और है। और हमें बहुत अफसोस हुआ जैसे उनके जान की, उनके माल की जिस तरीके से हनन हुआ, तो बहुत अफसोसजनक है। और अगर मैं अपने देश में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए कह रही हूँ, तो ये मेरी नैतिकता है कि मुझे वहाँ के लोगों के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश में। तो उसी के आधार पर, क्योंकि इसमें मज़हब का लेन देन नहीं है, ये अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात जी है, हाँ, वो कहीं अल्पसंख्यक कोई भी हो, कोई भी हो। ख़ास तौर पर क्योंकि टारगेट पे हमारे देश में मुसलमान चल रहा है, तो उनकी बात सबसे ज़्यादा रखनी ज़रूरी है। इसी तरीके से बांग्लादेश में टारगेट पे हिंदू अल्पसंख्यक चल रहे थे, तो उनकी आवाज़ उठानी ज़रूरी है। मज़हब से इसको जोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि फिर आपस में खींचातानी होती है, वो हम नहीं चाहते। लेकिन अल्पसंख्यक जिस भी देश में हैं, उनको वहाँ के देश के जितने भी अधिकार वहाँ के बहुसंख्यक लोगों को मिल रहे हैं, उसी आधार पे सब बराबर हैं, सबको मिलने चाहिए, ये मेरा मानना है। और ये मैं बहुत दिल से मानती हूँ, इसीलिए वो बात मैंने वहाँ पे उठाई। ये मेरे ख्याल से बहुत क्योंकि जो शुरुआती हमारे जिन सवालों पर बात हुई है, मेरे लिए ये इंटरव्यू और भी इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मुझे ये कहने में कोई भी गुरेज नहीं है कि जो मुख्य धारा की मीडिया है और जो आज की सरकार है, कहीं ना कहीं सारे मुद्दे लाकर मंदिर, मस्जिद, गाय और हिंदू मुस्लिम पर आके सीमित रह गए हैं, जबकि बहुत बड़े बड़े सवाल हमारे लोगों के सामने हैं। कई ऐसे मुद्दों पर आपने भी बात करी, तो कोशिश मेरी भी यही थी कि इस इंटरव्यू को उस दिशा में कम लेकर जाएं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उस पर बात करनी तो ज़रूरी होती है। और क्योंकि आपने खुद ये मुद्दे उठाए हैं संसद में, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपने उठाए। लेकिन और यही चीज़ हम कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर भी देख रहे हैं। इसका ऐसा तो नहीं है कि असर यहाँ नहीं हो रहा है या किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हो रहा है। हिंदू रक्षा दल कोई संगठन है यहाँ पर जो आपके घर के बाहर आके आप पर आपके किसी बयान पर नाराज़गी व्यक्त करते हैं और यहाँ पर आके आपके घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं आपके इर्द गिर्द भी, आप इसको कैसे देखती हैं? आपका कोई बयान था जो काफ़ी विवादित भी हो गया था, अगर आप उसके बारे में भी बात करना चाहें, और क्या आगे का रास्ता है? इन मुद्दों से हम आगे कैसे निकल सकते हैं? वो भाईचारा फिर से कायम कैसे कर सकते हैं, या खैर भाईचारा, बहनचारा, जो भी, उसको हम कैसे कायम कर सकते हैं फिर से? जी बिल्कुल, ये मैं पहले बताना चाहती हूँ वो बयान क्या था। ये ईद के दौरान की बात है, जब न्यूज़ ये चलाई गई कि सड़कों पे नमाज नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई बाहर आएगा या बाहर किसी वजह से नमाज पढ़ी तो उसका पासपोर्ट भी रख लिया जाएगा और कार्रवाई होंगी उस तरीके से। तो एक भय का माहौल बनाया जा रहा था। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये भी कह दिया था कि अपनी छतों पर भी नहीं पढ़ सकते हैं नमाज, मतलब इस तरह का कोई बहुत अजीबोगरीब यहाँ पर। खैर, हाँ, तो एक जनप्रतिनिधि, उस दौरान पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था, और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे ये बात महसूस हुई कि इस पे हमें एक स्पष्टीकरण सरकार द्वारा, कोर्ट द्वारा मिलना चाहिए, और हम अपनी बात आगे रख सकें कि ये बिल्कुल बेबुनियाद, बेतुकी बात है। तो सबसे पहले मैंने इसमें ये कहा था कि वैसे तो नमाज 10 मिनट की है, और क्योंकि जो छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, उनमें जगह पर्याप्त नहीं हो पाती कई बार ईदगाह पे या मस्जिदों में, तो अक्सर कर लोग
पढ़ लेते हैं। सिर्फ उस समझने की बात यह है जो सड़क ईदगाह से जुड़ी हुई हो लोग वहीं पे पढ़ते हैं, और 10 मिनट की नमाज होती है जिसमें समस्या आज तक कभी नहीं हुई। और मुझे लगता भी नहीं है कि ये समस्या लोगों की है, मुझे लगता है ये प्रशासनिक तौर पे और सरकार के प्रोपेगेंडा के तहत चलाई हुई एक बात है। क्योंकि अक्सर कर जितने भी धर्म हमारे देश में हैं सभी का कोई ना कोई कार्यक्रम हम सड़कों पर देखते हैं जिससे किसी को आपत्ति नहीं होती। होली हो कावड़ हो सब मिलजुल के मनाते हैं। हम होली पर सब सड़कों पर खुद ही आते हैं। जी हाँ, अब हमारे यहाँ से कावड़ यात्रा निकलेगी, कई जगह आप देखेंगे कि शिविर मुसलमान भाई लगा रहे हैं, जिस पर भी एक विवाद बनाया गया पिछली बार। जी पानी पिलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो ये हमारे जो देश की खूबसूरती है उस पर वार प्रशासनिक रूप से मुझे लगा। तो मैंने वहाँ पर ये कहा कि अगर डराने की कोशिश हो रही है कि भाई लोग बाहर ना आए, नमाज ना पढ़े, तो मैंने कहा नमाज तो रोकी नहीं जा सकती, लोग पढ़ेंगे नमाज और उनको कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि आप आओ और सड़कों पर नमाज पढ़ो। उस बयान को एक दूसरे तरीके से क्योंकि एक बहुत ने भी बड़े प्रतिष्ठित जी जिनको हमने नोटिस भी भेजा है मानहानि का। जी हाँ, और जो प्रोपेगेंडा ये भाजपा सरकार चलाती है, इनका आईटी सेल बहुत एक्टिव है, तो ये अपने हिसाब से खबरें मैन्युफैक्चर करके उस हिसाब से चलाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है मेरी जीतने का इनको बहुत दर्द हुआ है कि यहाँ पर एक भाईचारा बन के उभरा है, उसका इन्हें बहुत दिक्कत है। तो उस हिसाब से मेरी भी छवि को धूमिल करने की, उसको सांप्रदायिक बनाने की एक कोशिश हुई। लेकिन हमारे जो परिवार की परंपरा रही है, मेरे पिताजी जो रहे हैं उनका बहुत अच्छा आपसी भाईचारा, जाट समाज में कह लीजिए, हिंदू गुर्जर हों चाहे उसमें राजपूत हों, दलित समाज हो, हर समाज में उनका आना जाना बहुत अच्छा रहा है और लोग उसी हिसाब से हमसे जुड़े भी हैं। तो उसको तोड़ने की कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बनाने की कोशिश थी, जिसके तहत वो जो दल आपने बताया वो लोग यहाँ पर आए और हमारे घर पर उन्होंने चढ़ाई करी। मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है, हमें हनुमान चालीसा से भी कोई आपत्ति नहीं है। हमारे घर में आए, हम बिठाएंगे, स्वागत करेंगे, पढ़ें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से और जो बयान उन्होंने दिया और उन्होंने एक आह्वान दिया लोगों को कि चढ़ाई करनी है, आप वैसे आइए, आपका स्वागत है, लेकिन वो जो उनका आक्रोश था उससे मुझे बिल्कुल वो अनुचित लगा। उसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने सहारनपुर सांसद की भी एक सवाल पूछने पे अर्थी निकाल दी। तो बार बार ऐसे वाक्यों को वो करना, हमें फिर हमने प्रशासन से बात करी, उन्होंने कहा कि वो अपने हिसाब से उसको वो करेंगे, इसलिए हमने उन पे कोई टिप्पणी नहीं करी, उचित भी नहीं समझा। लेकिन जो उनका तरीका है वो गलत है। अगर किसी बात की दिक्कत है तो संवाद एक रास्ता है। हमारे घर पे रोज़ाना हिंदू मुस्लिम हर समाज से, हर बिरादरी से लोग आते हैं और सबका सम्मान होता है। तो एक वो छवि बनाने की कोशिश की जा रही है बहुत ज़ोरों शोरों से भाजपा द्वारा कि ये इस पक्ष में है, इस समाज के पक्ष में है, इसके विरोध में है, जो कि धरातल पर हकीकत नहीं है। तो बड़ी अफसोस की बात है। और देखिए डर भी कहीं ना कहीं लगता है इस तरह के जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए मेरे खिलाफ़, मेरे परिवार के खिलाफ़, तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या करें। इकरा जी, ये बिल्कुल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं जो आज के दौर में मतलब देश में हम देख रहे हैं कि एक सांसद होने के नाते अगर आप असुरक्षित महसूस कर रही हैं तो एक आम इंसान, खास करके अगर वो किसी हाशिए के समाज से, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो या दलित हो या आदिवासी हो, तो उन पर वो डर शायद और भी ज़्यादा कई गुना महसूस करते होंगे वो डर। बहुत सारी हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं, दिल दहलाने वाली घटनाएं देखी। अभी कुछ ही दिन पहले अलीगढ़ में 3 मुस्लिम नौजवानों को जिस तरह से निर्मम तरीके से पीटा गया बीच सड़क में, और पुलिस देखती रही। और दुख की बात ये थी कि एफआईआर उन तीनों पर की गई जो लड़के पिटे। अब वो जो बाद में इतना हंगामा हुआ उस बात का, तब जाके अज्ञात 20 लोगों पर, जबकि वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि कौन पिटाई कर रहा है, लेकिन 20 लोग अज्ञात लोगों पर ये एफआईआर हुई। ये बहुत दुखद चीज़ें हो रही हैं। लेकिन रूढ़ियों में तो सारे समाज बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पर आपकी एक वीडियो वायरल गई जहाँ पर एक रविदास मंदिर से आप निकल रही हैं, तो उस पर ऐसा है कि मुस्लिम समाज के भी कुछ लोगों ने, मतलब अब मुझे धरातल में शायद उतना नाराज़गी नहीं थी जितनी उन वायरल वीडियोस में नज़र आई है ना, कि
ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है या इस तरह की चीज़, इस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं? बिल्कुल देखिए, वही जैसा आपने कहा कि सभी दोनों तरफ ही उस तरह के लोग होते हैं और हमारा जो रास्ता है वो भाईचारे का है, उसमें हमें दोनों को साथ लेकर के चलना है। तो किसी का अपना मज़हब कुछ भी हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में ख़ास तौर पर जिस काम में मैं हूँ उसमें मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं सबके मज़हब का, सबकी आस्था का सम्मान करूँ और उसी के तहत मैं वहाँ गई भी। मेरी आस्था मेरे अपने साथ है, लेकिन किसी की आस्था का सम्मान करना ये अनुचित है ऐसा मुझे नहीं लगता। और समाज में बदलाव तभी आएगा, अब कई चीज़ों में हम अपेक्षा रखते हैं कि भाई सब लोग मेरे साथ खड़े हों। सब लोग अगर मेरे साथ खड़े हैं तो सब लोग मुझसे भी अपेक्षा रखेंगे कि मैं सबके साथ खड़ी हूँ। तो इसमें हमें सहनशीलता लाने की, एक दूसरे का सम्मान करने की और एक दूसरे को साथ जोड़कर चलने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी एक पक्ष के दिशा में झुक जाना बहुत आसान है, मेरे लिए भी, किसी के भी लिए, किसी भी खास तौर पर नेता के लिए एक तरफी बात करना बहुत आसान होता है और उसको पसंद भी करते हैं लोग। ये जो बीच की राह है जिसमें आपको हर दोनों तरफ की बात, दोनों को साथ लेकर हर समाज की, हर मज़हब की बात को ज़िम्मेदारी और रिस्पेक्ट के साथ आगे लेकर चलना, मुझे ये चीज़ सबसे मुश्किल लगी अपने इस 1 साल के दौर में। क्योंकि और ख़ास कर कि जहाँ इतना ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं समाज में करने की कोशिशें हो भी रही हैं इतने व्यापक स्तर पे, तो उसके बीच में, क्योंकि आप खुद एक अल्पसंख्यक समाज से हैं, कितना मुश्किल हो जाता है आपके लिए काम करना? देखिए, इन चीज़ों में बहुत आदमी को मनोबल टूटता है, क्योंकि सबके लिए आप बात करना चाहते हैं, सबकी। मेरी कोशिश यही रहती है कि जब जिसको मेरी ज़रूरत होगी, अगर आज मुसलमानों को मेरी ज़रूरत है तो मैं उनके लिए आवाज़ उठाऊंगी। अगर कल किसी बिरादरी को मेरी ज़रूरत है, कोई भी बिरादरी हो, उसमें दलित समाज हो, सैनी समाज हो, कश्यप समाज हो, हमारे राजपूत समाज हो, किसी को भी, गुज्जर हों, हमारे जाट भाई हों, तो उनको अगर कभी अपने बिरादरी के तर्ज पे मेरी ज़रूरत हो तो मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ सबसे पहले उठे। ख़ास तौर पर दोनों तरफ की ही बात मेरे लिए अहम है। इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, जब जिसको समस्या होगी उसके लिए, क्योंकि सबने मुझे वोट दिया है, सबके आशीर्वाद और वोट के माध्यम से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन कई बार लोग उसको तोड़ के दिखाते हैं कि अरे ये सिर्फ एक वर्ग की बात कर रही हैं। ऐसा मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है। मेरी कोशिश यही है कि जब जहाँ उत्पीड़न होगा उसकी आवाज़ हम बने, ज़ोर से बने और उन लोगों को न्याय जहाँ तक दिला सके उसकी कोशिश रहे। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही इस तरह का माहौल, एक ध्रुवीकरण का माहौल समाज में बनाने की कोशिश की जा रही है, सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उसी के साथ साथ एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, एक बहुत दर्दनाक घटना पहलगाम कश्मीर में हुई थी, जहाँ निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने मतलब गोलियों से मारा। 24 लोगों की हत्या की गई वहाँ पर। और उसके बाद जहाँ कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो पूरा विपक्ष ही लगभग एक तरीके से सरकार के पीछे खड़ा था। उसके बाद की जो जवाबी कार्रवाई हुई, आपने भी और मेरे ख्याल से सारे ही नेताओं ने इस घटना की, पहलगाम की घटना की बहुत निंदा करी। लेकिन इसी माहौल में अगर हम देखें तो इसको कहीं ना कहीं कुछ नेताओं ने एक बहुत ही गलत दिशा में ले जाने की भी कोशिश करी कि मध्य प्रदेश में एक भाजपा के नेता ने एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया सोफिया कुरैशी जी के बारे में। मैं उसको यहाँ पर रिपीट भी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों को जितना कम तवज्जो दे उतना अच्छा। यहाँ हमारे मुजफ्फरनगर में भी नरेश टिकैत जी का एक बयान आया था, जिसके आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। मुझे लगता है कि एक मानवीय रूप से उन्होंने वो बयान लिया था कि भाई वहाँ पर भी किसान हैं, यहाँ पर भी किसान हैं। लेकिन उसकी जो प्रतिक्रिया में जिस तरीके से राकेश टिकैत जी पर एक किस्म से हमला हो गया, उनकी पगड़ी उछाल दी गई, उसके बाद आप भी उस विरोध प्रदर्शन में गए थे। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो
ये बहुत बड़ी और बहुत दर्दनाक घटना थी, जिसका हमें इतना अफसोस शायद मुझे अपने राजनीतिक जीवन में किसी और घटना का नहीं है जितना इस घटना का है। ख़ास तौर पर क्योंकि जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया वो मुसलमान थे। तो जिस तरीके से उन्होंने इस दर्दनाक घटना को धरातल पर किया, इतना अफसोस हुआ कि हमारे बीच में हमारा मज़हब एक था, मेरा और उनका। तो मुझे बहुत अफसोस और शर्म और नफ़रत उन लोगों से हुई, और जितना भी उनके लिए कह लें कम है। और बड़ी से बड़ी सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा, मज़हब का इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको मिलनी चाहिए। और उनके साथ जो बुरा उन्होंने किया उससे कहीं ज़्यादा बुरा होना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि अपने परिवार के किसी सदस्य को इस तरीके से खोना वो बहुत बड़ा गम है, और अपनी आंखों के सामने और लाचार होकर कुछ ना कर पाना, हम सोच भी नहीं सकते वो लोग किन परिस्थितियों से गुजरे होंगे। तो बहुत ही निंदनीय घटना है। और उसके बाद जो सरकार का स्टैंड था, इस मुल्क में हम सब रहते हैं, हमारा देश है, हम सब सबसे पहले अपने देश के साथ हैं। पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना उस तरीके से नहीं है। मज़हब के नाम पे भी अगर जोड़ के कुछ लोग देख रहे हैं तो हम सबसे पहले उन लोगों में से होंगे जो इस लड़ाई में लड़ने के लिए आगे आएंगे। और ऐसा हुआ भी है। जनरल सोफिया कुरैशी जिनकी आपने बात करी, तो वो भी मुस्लिम समाज से आती हैं, और आर्मी में जितने भी मुस्लिम भाई हैं सभी लोग या बहनें हैं, सभी लोग इसमें मुखर रूप से आगे रहे। तो ये जो भाजपा का हमेशा एजेंडा रहता है, जबकि पूरा विपक्ष उनके साथ था और सबने सरकार को आज़ादी दी कि आप इसमें ठोस से ठोस, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ठोस से ठोस कदम उठाएं, पूरा विपक्ष एकजुट होकर आज सरकार और देश के साथ खड़ा है। तो ये अपने आप में एक बड़ा संदेश था कि अपनी सारी राजनीति को भूलकर, सारे अपने जो भी मुद्दे हैं उनको दरकिनार कर सब लोग ये चाहते थे कि सरकार कड़े से कड़ा एक्शन ले। उसके बावजूद कुछ लोगों ने इसको उस तरीके से बनाने की कोशिश करी कि हम जैसे लोगों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करी कि ये तो ऐसा नहीं कहा इन्होंने, वैसा नहीं कहा। जबकि मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं, 2-3 दिन तक मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि हम किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो सकें। इतना मन पर इस चीज़ का गहरा प्रभाव पड़ा था। तो उसके बाद ही हमारे क्षेत्र में जैसा आपने बताया राकेश टिकैत जी के साथ, वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं जिन्होंने किसान आंदोलन में भूख प्यास सर्दी गर्मी सब चीज़ों से लड़कर किसानों के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने का काम किया, और आज भी हमारे क्षेत्र की एक मुखर आवाज़ है। सामाजिकता में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जितने भी आपस में वो झगड़े फसाद होते हैं वो सबसे पहले जाते हैं सुलह कराने के लिए। तो एक किसी रैली में अगर वो गए, जिस तरीके से उनके साथ अभद्रता हुई, आखिर वो एक बुज़ुर्ग भी हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, सम्मानित हैं, किसान हैं, उनकी पगड़ी उछाली गई। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि पगड़ी नहीं उछली, गिर गई। ठीक है, उनकी बात ठीक है, लेकिन अगर उनको तरीके से बुलाया जाता, उनको वो रास्ता दिया जाता, उनको वो सम्मान दिया जाता। उनकी रैली में शामिल होने ही गए थे। जी हाँ, वो समर्थन देने ही गए थे। अगर उनको सम्मान के साथ बिठाया जाता, उनकी बात सुनी जाती, वो रोज़ ही पगड़ी बांधते हैं, रोज़ तो नहीं गिरती। उस दिन उनके साथ अभद्रता हुई तभी वो पगड़ी गिरी, और बहुत अफसोसजनक बात है। हमारा उनसे गहरा लगाव है, मेरा उन्होंने हमेशा साथ दिया, और हमेशा से इस क्षेत्र में जब से मैं देख रही हूँ उन्होंने एक बहुत भाईचारा बढ़ाने का काम किया है। तो मुझे महसूस हुआ कि उनके साथ अभद्रता होनी गलत है, और किसी भी सामाजिक व्यक्ति के साथ अगर मेरी बात से किसी को कोई इत्तेफाक नहीं रखता तो उनको भी अधिकार है अपने ओपिनियन रखने का, लेकिन उस किसी व्यक्ति पर हमला करना ये उचित नहीं है, ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति। तो मुझे यह अनुचित लगा, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी भी बात का बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया, क्योंकि कुछ लोग इस नैरेटिव को कैप्चर करना चाह रहे थे कि सिर्फ हमें अफसोस है और किसी को अफसोस नहीं है। तो बहुत अफसोस की ये बात है कि राजनीति इस स्तर पर आ रही है। आपने जैसे वो बात करी मध्य प्रदेश में जो नेता हैं, उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ एक और बयान आया है कि जो महिलाएं वहाँ पर थीं पहलगाम में, ये भी भाजपा के एक नेता का है कि उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, इसलिए वो कुछ लड़ाई नहीं लड़ पाई।
तो ये इस तरीके की जो छोटी और गंदी मानसिकता के लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, हमारी दिक्कत उन्हीं लोगों से है कि ऐसे लोगों पर ना तो पार्टी संज्ञान लेती है ना कार्रवाई करती है। देखिए, कई हादसे होते हैं जिन पर हम लोग, हमारे क्षेत्र में जिस तरीके से हादसे होते हैं, हम जाते हैं, सुनते हैं उनकी बातों को और उनको तसल्ली देने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगातार खबरों द्वारा ये चीज़ें पहुंची हैं कि उनके कुछ लोगों ने ऐसे बयानबाजी करी है, लेकिन आज तक जो उनका शीर्ष नेतृत्व है, किसी को उन्होंने उफ तक भी नहीं कहा, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं करी। तो इससे यही समझ में, तो कईयों ने करी, लेकिन निंदा, देखिए जो शीर्ष नेतृत्व है, मुझे लगता है किसी वैसे लोगों ने करी होगी, लेकिन जिनसे हम चाहते हैं, होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, किसी ने भी इन चीज़ों की निंदा नहीं करी। तो उससे यही प्रतीत होता है कि यही बढ़ावा दे रहे हैं और इस बात को इस तरीके से देश को तोड़ने की कोशिश करना कि शायद एक तबका साथ है, दूसरे को उतना अफसोस नहीं है, ये बहुत गलत है। और हमारे यहाँ जैसा हम पढ़ते भी आए हैं कि जब भी इस देश में इस तरह की कोई बात होती है तो सबसे ज़्यादा अपनी देशभक्ति का उदाहरण मुसलमान को देना पड़ता है, उनको कटघरे में खड़ा किया जाता है। अगर कहीं मेरिट की बात आती है तो हमारे दलित भाइयों को वो उदाहरण पेश करने पड़ते हैं। चरित्र की बात आती है तो महिलाओं को वो उदाहरण पेश करने पड़ते हैं। जिन चीज़ों से अब हमें आंदोलन होता है तो सिखों को खालिस्तानी बोल दिया जाता है जी, तो इन चीज़ों से हमारे ही देश, हमें समझ में नहीं आता पर हम अपने ही देश में दूरी पैदा करते हैं, जो कि बहुत गलत है मेरी नज़र में। और सरकारों को ज़रूरत है ऐसी चीज़ों पर अपना स्टैंड क्लियर करने की। देखिए, हम सब सरकार के साथ हैं, लेकिन सवाल उठाना भी हमारी जिम्मेदारी है जनप्रतिनिधि होने के नाते। तो सवाल भी उठाने चाहिए और उचित है सवाल उठाने कि आज तक वो जो 4 उग्रवादी थे उनको क्यों नहीं पकड़ा गया, उनके साथ कोई कार्रवाई, गए कहाँ, वो कहाँ गए जब सारी चीज़ हो गई। आपने सीज़ फायर भी एक तीसरे देश के कहने पर कर ली, लेकिन उन 4 आतंकवादियों का क्या हुआ? क्यों अब तक हम उन परिवारों को इंसाफ नहीं दिला पाए जिनके साथ वो दुर्घटना हुई? आप इसको हाईजैक करके मामले को एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, उसमें आपका सारा ध्यान है। मोदी जी आए, पहलगाम तक भी नहीं जा पाए, सीधा रैली में गए। तो इन चीज़ों से हम भी आहत हैं। अगले ही दिन शायद बिहार में उनकी रैली थी। बिल्कुल, और सभी लोग आहत हैं। ना वो परिवार से मिलने गए, ना पूंछ में जिस तरीके से लोग परेशान हैं उनकी जानकारी किसी ने भी, सरकार के नुमाइंदे ने नहीं ली। तो इन चीज़ों पर अगर जनप्रतिनिधि सवाल नहीं करेगा, जो कि आसपास जनता के भाव से ही जुड़े हुए सवाल हैं, तो और कौन सवाल करेगा? हम अपने देश के साथ हैं, लेकिन अपने देश की सरकार के कार्य पर भी हमें सवाल करना, ये भी हमारा अधिकार है और ज़रूरी है। मेरे ख्याल से विपक्ष में जो भी हो उसकी जिम्मेदारी भी बनती है। वो विपक्ष ही नहीं, मेरे ख्याल से जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी सरकार और से विपक्ष सवाल आज भी सबसे ज़्यादा मुखर रूप से, अगर जो 7 डेलीगेशन गई हैं उसमें अगर आप देखें तो विपक्ष के ही लोग ज़्यादा गए हैं, विपक्ष के ही लोग अपने देश के लिए विदेश में जाकर बात रख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष इस मुद्दे में सरकार के खिलाफ है, लेकिन सरकार के जो स्टेप्स उन्होंने लिए उन पर सवाल करना तो विपक्ष की ही जिम्मेदारी है। 2027 में यहाँ पर चुनाव होने वाला है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। उस गठबंधन की बहुत ही अच्छी, मतलब उम्मीद से बेहतर शायद परफॉर्मेंस 2024 के लोकसभा में भी हुई उत्तर प्रदेश में। लेकिन आप ही के ही सहयोगी दल में के अभी एक सांसद सहारनपुर में कांग्रेस से इमरान मसूद जी, उनका एक बयान आया कि नहीं यहाँ तो 7 सीटें हम लड़ने वाले हैं, फलाना 2024 के चुनाव के इक्वेशन के हिसाब से नहीं होगा। आशू मलिक जी जो आपकी पार्टी के वहाँ से विधायक हैं, उनका कुछ और बयान आता है उसके खिलाफ। ये चल क्या रहा है अगर मैं सीधा पूछूं, क्योंकि गठबंधन क्या ये 2027 तक रहने वाला है, नहीं रहने वाला है? देखिए, ये तो फ्यूचर बताएगा, भविष्य बताएगा कि क्या होगा असल में। लेकिन जो मेरी समझ है और जो मुझे लगता है, जो सांसद सहारनपुर हैं वो भी जनता द्वारा चुने गए हैं, जो विधायक हैं देहात से आशू मलिक जी, वो भी जनता द्वारा चुने गए हैं।
दोनों पार्टियों का गठबंधन भी है आज की तारीख में, और मदद भी। इसकी कोई माप तोल नहीं कर सकता कि किसने किसकी कितनी मदद करी। आखिरकार में दोनों जीते हैं, और जीतने के बाद ज़रूरी सबसे ज़्यादा ये है कि हम समाज को या आपस की लड़ाइयों को दरकिनार करके जनहित के लिए लड़ें दोनों लोग, तो बहुत अच्छा होगा। आपस में लड़ने के बजाय अगर जनहित के मुद्दों पर लड़े तो वो बहुत अच्छा रहेगा हमारे सभी के लिए। और रही गठबंधन की बात, तो देखिए गठबंधन इसलिए बना था कि जो भाजपा की सरकार है, जिस तरीके से उत्पीड़न हर समाज का इस सरकार में चल रहा है, उसको हटाया जाए। और जैसा आपने कहा, बहुत अच्छे रिज़ल्ट ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में तो आए। उसी के हिसाब से एक उम्मीद जगी है कि 2027 में भी हम लोग सब इकट्ठा होकर अगर लड़ेंगे तो सरकार बदली जाएगी, ऐसी हमें उम्मीद है। लेकिन अगर इसी तरीके से खींचातानी चलती रही तो देखिए सब अपनी पार्टी अपने पक्ष की बात को ऊपर रखते हैं। मैं भी ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से जब ये बातें सार्वजनिक रूप से आ जाती हैं तो फिर कहीं ना कहीं जनता को लगता है कि अब ये सिर्फ अंदर की छोटी मोटी खींचातानी नहीं रही है, ये कुछ उससे बड़ा बन चुका है। नहीं, मुझे लगता है सहारनपुर के बाहर ये मुद्दा नहीं है अभी तक। जो हम देख रहे हैं सिर्फ पूरे देश में कुछ और चल रहा था, और सहारनपुर में तो आपको लग रहा है बहुत ही एक छोटी एक स्थानीय मुद्दा है। मुझे नहीं लगता अभी तक ये एक बड़ा मुद्दा बना है, और बनना भी नहीं चाहिए मेरी नज़र में, अगर ईमानदारी से अपनी बात रखें तो। लेकिन बनाया जा रहा है और मुझे लगता है वह अनुचित है। हमें अपने फ़ायदे अपने नुकसान को कभी ना कभी अलग रख कर जनहित में जो ज़रूरी है उसको मद्देनज़र रखते हुए भी कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, और वो मुझे लगता है उठाने चाहिए। जो ये मुद्दे को बनाया जा रहा है, मुझे लगता है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, और अभी दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि क्या होना है। आखिर में मैं अपनी पार्टी की हूँ, तो मुझे जहाँ तक महसूस होता है तो समाजवादी पार्टी का संगठन पूरे प्रदेश में है, और 22 के जो चुनाव थे उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का संगठन उतना मजबूत नहीं था। तो सभी को अपने अपने संगठन लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। अभी अगर हम ये लड़ाई लड़ेंगे कि मेरी नाक ऊँची है या मेरी नाक ऊँची है, तो उससे फ़ायदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो मुझे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, और मैं चाहती हूँ कि ये वहीं तक सीमित हो और वहाँ पर भी ख़त्म हो जाए, तो वो जनहित में सबके लिए बेहतर रहेगा। चलिए, इसका क्या रूप है, क्या वो सहारनपुर तक सीमित रहता है या पूरे उत्तर प्रदेश में फैलता है, ये तो हम आने वाले सालों में ही जान पाएंगे, और 27 में वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। आखिरकार इकरा जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में अक्सर एक बात कही जाती है, यहाँ की राजनीति के बारे में अक्सर एक बात की जाती है कि भाई यहाँ के मुद्दे सिर्फ थाना कचहरी तक सीमित है। इसमें आप कुछ बदलाव देखते हैं क्या? एक नई चेतना देखते हैं क्या? लोगों से नई उम्मीदें, क्या लोग अपने नेताओं से नई उम्मीद रख रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि आपने तो बहुत डाइवर्स मुद्दों की बात करी, क्या उसका एक रिफ्लेक्शन आप ज़मीन पर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत जब मैं राजनीति में नहीं थी और मैं सोचती थी कि इस तरह के मुद्दे उठने चाहिए, ये मैं होती तो मैं ये करती, तो आज मेरे करने से पहले मुझे जो भी मेरे मुद्दे हैं अब तक उठाए हैं या आगे उठाने का इरादा है, उन सब से अवगत हमारे लोगों ने ही करवाया है, क्योंकि धरातल पर महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बेहतर काम हो सरकार द्वारा, सबके लिए बेहतर काम हो। इसमें सरकारें विफल रही हैं, लेकिन जो एक मानसिक रूप से एक बदलाव हम देख रहे हैं लोगों में, सामाजिक मानसिक रूप से, वो बहुत सकारात्मक है। लोग चाहते हैं कि कॉलेजेस बने, स्कूल्स बने और डेवलपमेंट के काम हो। तो इस तरह की नई मांगे भी उठ बिल्कुल उठ रही हैं। सिर्फ थाना कचहरी की मांगे नहीं जी हाँ, हमारा जो यूथ है उनकी भी डिमांड्स हैं, स्टेडियम्स की, जिम, ओपन जिम हो या रेस ट्रैक्स हों, उस तरह की। लड़कियों की डिमांड है पढ़ाई की, मेडिकल कॉलेज हो या कोई इस तरीके से लाइब्रेरी हो जिसमें वो जाकर सुरक्षित महसूस कर सके, पढ़ सके। तो इस तरह की जो सार्वजनिक डिमांड आ रही हैं, उससे महसूस होता है कि बदलाव धरातल पर है। और मेरी कोशिश यही है कि सबसे पहले हम उन्हीं मुद्दों को उठाएं जो ज़्यादातर समाज में बदलाव लाने के कार्य से संबंधित हैं। खैर, आप लाइब्रेरीज़ की बात करें तो जहाँ पर अभी हम बैठे हैं सीसीए की लाइब्रेरी है और बहुत सारी नौजवान महिलाएं रोज़ यहाँ पर आती हैं। ये बदलाव भी मुझे लगता है कि जहाँ
अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो उसका पूरा फ़ायदा भी लोग उठाते हैं। मुझे लगता है अवसर ही इतने कम मिलते हैं कई बार कि, और अंततः जिन अवसरों की हम बात कर रहे हैं, अभी तो आपका 1 साल हुआ है एज अ सांसद, 4 साल बचे हैं। क्या आप, कौन से ऐसे काम हैं जो आप करना चाहती हैं, कौन से ऐसे अवसर प्रदान करना चाहती हैं अपने? जी, अपने स्तर पर अभी तक जो बहुत अच्छे कार्य मुझे लगे, तो कई जगह हमने, जैसे लाइब्रेरी की बात हो रही है, लाइब्रेरी के उद्घाटन कर चुके हैं हम। कोशिश है, एक गांव में तो सिर्फ महिलाओं के लिए उस लाइब्रेरी का हमने उद्घाटन किया। तो ऐसी जगहों पर जाकर बहुत अच्छा लगता है। कई स्कूल्स के प्रोग्राम में हमेशा, चाहे छोटे से छोटा स्कूल हो, अगर बुलाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहुँचूँ, और ज़्यादातर लड़कियाँ फिर मुझे वहाँ पर मिलती हैं, जिससे बहुत खुशी होती है। कई स्कूल्स हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनको लड़कियाँ चला रही हैं, और बिल्कुल उसमें प्रॉफिट का मार्जिन देख के नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो पढ़ ली तो और लड़कियाँ पढ़ लें। तो मुझे लगता है कि ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, सभी लोग इसमें प्रयास करेंगे तो बदलाव तभी आएगा। तो इस तरह के प्रयास हमारी तरफ से भी हो रहे हैं। उसके अलावा जो जनहित के हमारे कार्य हैं, कहीं पर शमशान घाट की चारदीवारी हो, या कब्रिस्तान की चारदीवारी हो, या कहीं पर कोई सार्वजनिक बारात घर कहीं गाँव में, या कह लीजिए चौपाल की ज़रूरत रहती है गाँव में, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जब उनके यहाँ मेहमान आते हैं तो बैठने की समस्या रहती है। तो ऐसे एक सार्वजनिक चौपालें, ये काम मुझे ज़्यादा बेहतर लगते हैं। सड़कें सब बना रहे हैं, लेके एक प्रधान से, बीडीसी से लेकर ऊपर तक सभी लोग सड़कें बना रहे हैं, लेकिन कोशिश ये है मेरी तरफ से कि निर्माण ऐसी चीज़ों का हो जाए जो लंबे वक्त तक जिनकी सुविधा लोगों को मिलती रहे। तो लेकिन सड़कें भी, जहाँ हमारे लोग, जो जनहित के हमारे डिमांड्स हैं, उस पर हम अपनी जो हमारी अपर्याप्त निधि है उसको खर्चने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार हमारी कोशिश जारी है। CSR के लिए भी हमने अप्लाई किया है, देखिए अगर कुछ हो पाता है, अभी वक्त है। तो साथ ही ये भी कहना चाहूँगी कि 27 में अगर हमारी सरकार बनती है, उसके लिए भी हम मेहनत करेंगे। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार के लाभ से हम ज़्यादा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे सांसद होने का भी 100% फ़ायदा तब हो पाएगा जब मेरे पीछे मेरी सरकार की भी बैकिंग हो। तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, हर जगह पर जाके हमारी कोशिश रहेगी पार्टी की बढ़ोतरी करने की और सीटें जितवाने की। तो वो भी एक कोशिश है, उसके लिए भी सब लोग लगे हुए हैं। इकरा जी, आपका 1 साल हो चुका है सांसद के रूप में। आने वाले 4 सालों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और CCA के साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपनी बातें रखने का हमें भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, तो थैंक यू टू द CCA टीम। थैंक यू सो मच। ये थी कैराना की सांसद इकरा हसन। CCA में हमारी हमेशा कोशिश रही है कि सेंसेशनलिज्म से ऊपर उठ के, या फिर धार्मिक सवालों से या धार्मिक उन्माद के सवालों से ऊपर उठ के, जो जनता के आम जनता के असली सवाल हैं, वो सवाल हम अपने नेताओं के सामने भी, सांसदों के सामने भी, या प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हों, सांसद हो, वो सवाल उनके सामने हम रखें। इकरा जी ने अभी, क्योंकि इकरा जी विपक्ष में हैं, तो उस तरह से नहीं, हमने कई सारे सवाल पूछे। अगर इनकी पार्टी कभी सत्ता में आती है तो हमारे दर्शकों का भी ये वादा है कि हमारे सवाल थोड़े और तीखे होंगे। CCA के साथ जुड़े रहें। इकरा जी, फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। धन्यवाद।